अरे कैसे हो? पहले जैसे? चलो। हैं? मौजे में? तो बेटा आ कैसे जाते हो तुम? पास नहीं आती तुम्हें? चलो सर, बात चल रही थी मैग्नेटिक बिहेवियर की। और मैग्नेटिक बिहेवियर में पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक की बात हो गई थी। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन भी देखा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक आयोन्स भी हमने चेक किया था। वाओ, बहुत बढ़िया। लीजिए बेटा। चलो एक काम करो, एक और सिंपल सा क्वेश्चन लिखो। बालिकाओं शांत हो जाओ बेटा। एक क्वेश्चन लिखिएगा। देखो सर, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा सुनो 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 सुनो, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बता देता है क्या तुम्हें? नहीं बताया क्या? हाँ चलो फिर रुक जाओ, फिर क्वेश्चन रहने दो, फिर सुन लो क्वेश्चन। इसके बाद लिख लेंगे, है ना। हेडिंग लगा दो, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। देखो सर, इलेक्ट्रॉन की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज में से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, वो क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट। आप लोगों के किस्मत अच्छे हैं कि आपके सिलेबस में मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई भी पॉइंट नहीं है। अब तुम बोलोगे कि फिर ये क्या है, तो सुन लो। मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, और एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट। आपके सिलेबस में उनमें से एक है, और वो कौन है? स्पिन वाला। स्पिन वाले में भी आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें भी सिर्फ आपके पास एक फॉर्मूला बेस्ड बात है। इसके अलावा आपके पूरे सिलेबस में कहीं भी मैग्नेटिक मोमेंट की कोई बात नहीं है। बात वाले बढ़ गई। तो मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड आपको एक ही चीज पढ़नी है, वो भी क्या? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। और उसमें भी क्या? सिर्फ फॉर्मूला। क्लियर है? ये क्या होता है, कैसे जनरेट होता है, कैसे कैंसल आउट होता है, कैसे ये इंक्रीज करता है, कैसे डिक्रीज करता है, ऐसी कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट की डिस्कशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो अपन यहां पर बात करते हैं कि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला जो है वो सभी बच्चों को आता है, और वो क्या होता है? तो अपन क्या कहते हैं कि सर म्यू इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू। क्लियर है? ये एक सिंपल सा फॉर्मूला लोग यहां पर यूज करते हैं। यहां पे जो होता है, इसका मीनिंग क्या है? तो अपन बोलते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आपके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, उनके नंबर जो है वो यहां पर यूज करते हैं, और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू है वो हम क्या कर लेते हैं? यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं। बस इतना ही क्वेश्चन आपको मिलता है। अब बात आती है कि सर आपका जो म्यू है, उस म्यू का यूनिट क्या होता है? तो अपन क्या बोलते हैं कि यूनिट ऑफ म्यू जो है एक स्पेसिफिक यूनिट होता है। आप सब लोगों ने नेम सुना होगा, वो क्या होता है? बोर मैग्नेट्रॉन, जो शॉर्ट फॉर्म हम लोग क्या यूज करते हैं? बीएम। क्लियर है? अब सुनो। देखो सर, यहां पर आपके पास जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको मैंने क्या डिनोट किया है? एन। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि एन का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? वन। जीरो होगा तो सारा सिस्टम ही जीरो हो जाएगा, तो उसकी तो बात करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप एन का वैल्यू वन पुट करते हो, तो बेटू क्या यहां पर म्यू का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री मिल जाता है क्या? अरे हाँ या ना? स्क्वायर रूट ऑफ थ्री मिलेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ थ्री को आपने सोल्व आउट किया होगा, ये कितना होता है? 1.73। दूसरी बात करते हैं कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बिकम्स टू, देन टू प्लस टू फोर, फोर इंटू टू कितना हो जाएगा? एट। तो ये कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ एट। आपने स्क्वायर रूट बहुत सोल्व करे होंगे। टू का वैल्यू कितना आता है बेटा? तो अपन क्या कहते हैं कि 2.87। ऑलमोस्ट इतना आता है। फिर बात करते हैं एन का वैल्यू थ्री पुट कर दो, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव इंटू थ्री कितना हो जाएगा? तो अपन क्या बोलेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 15। और स्क्वायर रूट ऑफ 15 जो है वो कितना होता है? तो अपन क्या बोलते हैं कि 3.89। अरे यही होता है क्या? ऑलमोस्ट इतना ही आता है। फोर पुट करोगे तो फोर पुट करते ही फोर प्लस टू कितना हो गया? तो अपन बोलेंगे सिक्स इंटू फोर कितना हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 24। और स्क्वायर रूट ऑफ 24 ऑलमोस्ट कितना होता है? 4.91 ऑलमोस्ट। अब हम बात करते हैं फाइव की। मैक्सिमम केस मेरे पास फाइव का ही मिलता है। फाइव की बात करें तो फाइव प्लस टू सेवन, 35। और 35 जो है वो कितना हो जाता है? तो अपन क्या बोलते हैं? 5.93 या 94 के ऑलमोस्ट आपको यहां पर मिलता है। ये कंडीशन होती है इसकी। इतनी बकवास करने का रीजन क्या है वो सुनना।
सर डेसिमल से पहले जो डिजिट है वो कितना है वो हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है। और अगर मैं इस साइड देखता हूं तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 1 2 3 4 5। यानी कि सर अगर हमें स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू गिवन होता है तो उस वैल्यू के बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अपने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको हम क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल वो आपको बोल दे कि कोई एक अननोन कंपाउंड है जिसमें आपके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ना देकर वो बोल देता कि उसके स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू जो है वो कितना है, ऑलमोस्ट 4.91 है, तो अपन क्या बोलेंगे उसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 4। अब उसके बाद वो हमसे जो भी चाहता है वो कैलकुलेशन हम उसको करके दे सकते हैं। क्या बात पल्ले पड़ गई क्या? इजी वे में बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है, तो नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बनाओ बेटा, फटाफट बनाओ। अभी चलेंगे आगे। ये एक सिंपल सी कहानी है किसकी, आपके स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की। इससे ज्यादा आपके स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है ही नहीं। क्लियर है? पूरे केमिस्ट्री में लास्ट है ये जहां पर आपको स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की यहां पर बात करनी होती है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखिएगा क्वेश्चन, हटा दूं इसको, देखो सर क्वेश्चन, क्वेश्चन है देखो, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन अननोन कंपाउंड, spin magnetic moment of an unknown compound MnClX, बोर्ड पे लिखा है Mn मैग्नीज है, Cl क्लोरीन है, X क्लोरीन का नंबर है। MnClX is 4.91 Bohr magneton, 4.91 Bohr magneton. Then compound will be options are option number 1 MnCl2, option number 2 MnCl3, option number 3 MnCl4, option number 4 MnCl5। कौन सा? सेकंड। एक आंसर आया है सर सेकंड। हाँ, दूसरा। अच्छा अच्छा, चलो भाई, दो आंसर आए हैं, एक सेकंड और एक दूसरा। हाँ, कौन सा? सेकंड। चलो देखो सर, बात करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें से मतलब आधा क्वेश्चन तो ये होके पड़ा है पहले ही। देखो ध्यान से सुनना, आपको गिवन है क्या, मैग्नीज। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25। 25 का मतलब इसमें टोटल S प्लस D इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 7। तो अपन क्या बोलेंगे, ये है 7 इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड आपको गिवन है वो है MnClX। तो यार एक चीज देखना, ये MnClX है तो इसको ब्रेक करो, ये क्या हो जाएगा, Mn प्लस X, और साथ में क्या मिलेगा, XCl माइनस। मिल गया। अब एक छोटी सी बात देखना, क्या मैं ये कह दूंगा कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो होता है 288? अरे यस और नो? अरे भाई क्लोरीन क्या है, 288। तो अपन क्या बोलेंगे, 288 होने का मतलब क्या, इसमें कोई नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन या कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां पर मिलेगा क्या?
नहीं मिलेगा। मतलब क्लोरीन जो है वो कैसा है, डायामैग्नेटिक। इट मींस पैरामैग्नेटिज्म जो आ रहा है वो ड्यू टू Mn प्लस एक्स आ रहा है, और इसका पैरामैग्नेटिज्म जो आ रहा है वो कितना है, 4.91। तो अपन क्या बोलेंगे, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। बेटा एक बात बताओ, टोटल कितना है, 7। आपको चाहिए कितना, 4। 4 कब मिलेगा, जब ये आपका क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन लूज कब होगा, जब इस पर चार्ज कितना आएगा, +3। +3 आने के केस में ये कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन। इट मींस ये हो जाएगा 3d4। ये 3d4 हो गया, तो अपन ने कहा कि इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इससे मैच कर गया। तो आप क्या बोलोगे, मैग्नीज पर चार्ज आ रहा है +3 और क्लोरीन पर चार्ज क्या होता है, -1। सो दैट यहां पर हम क्या कर देंगे, चार्ज को एक्सचेंज कर देंगे, तो हमारे पास हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MnCl3। तो आप क्या बोल दोगे, आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। नोट कर लें फटाफट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी दिमाग को जोर नहीं देना है, बस जितना ये बोल रहा है उतना ही काम हमको करना है, इससे ज्यादा काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, ये कहानी होती है इस टाइप के क्वेश्चंस की, जहां पर आपको बात करनी होती है। चले आगे, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ पी ब्लॉक इन ए पीरियड। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ पी ब्लॉक इन ए पीरियड। एक पीरियड में पी ब्लॉक का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो हम लोग यहां पर चेक करेंगे। तो बी केयरफुल, सारे लोग देखना, आपके पास कौन कौन होता है। तो अपन कहते हैं पी ब्लॉक में बोरॉन, बोरॉन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और कौन है बेटा, नियोन। सब हम लोग जानते हैं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2p1, इसका 2p2, ये जो है वो 2p3, ये होता है 2p4, ये होता है 2p5, और ये होता है 2p6। सब जानते हैं कि p सबशेल में ओनली 3 ऑर्बिटल्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन होने का मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1, यहां पे 2, यहां पे 3। जैसे ही 4th इलेक्ट्रॉन आएगा, पेयरिंग विल स्टार्ट, सो दैट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स 2, 1 एंड 0। अगर आपसे पूछे कि सर ये स्पीसी कैसा है, तो अपन क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेट, ये भी पैरामैग्नेट, ये भी पैरामैग्नेट, ये भी पैरामैग्नेट, ये भी पैरामैग्नेट, बट ये कैसा है, डायामैग्नेट। क्लियर है। तो अपन क्या बोलते हैं कि पी ब्लॉक जो है वो पी ब्लॉक, कंप्लीट पी ब्लॉक कैसा होता है, पैरामैग्नेट एक्सेप्ट इनर्ट गैस। क्या मैं ये कह दूं क्या कि सर रिप्रेजेंटेटिव पी ब्लॉक जो है, ध्यान से सुनो, रिप्रेजेंटेटिव पी ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब समझ में आ गया क्या, मैंने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं, रिप्रेजेंटेटिव पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। चल जाएगा क्या, पक्का। चलो अब सुनो, सर आप एक काम करें, आप लोग जैसे ही इस डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहे हैं, क्या नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पहले इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, उसके बाद नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो अपन ये बोल सकते हैं क्या कि सर एक काम करते हैं, एरो को थोड़ा छोटा कर लेते हैं और अपन बोल देते हैं कि सर यहां से लेकर यहां तक नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा, सो दैट म्यू का वैल्यू भी क्या करेगा, इंक्रीज। सर यहां से लेकर यहां तक आपका जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर रहा है, सो दैट म्यू का वैल्यू भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो आपसे पूछ ले कि सर यहां से लेकर यहां तक पैरामैग्नेटिज्म इंक्रीज हो रहा है, देन क्या हो रहा है, पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीज हो रहा है। बिल्कुल सिंपल सा फंडा नोट करें। ये कहानी किसकी होती है, तो अपन कहते हैं कि सर ये कहानी हमारे इसकी कहानी है। किसकी, तो आपने बोला पी ब्लॉक की। बस पी ब्लॉक में एक ही कहानी है कि इनर्ट गैस जो है वो बेचारे कैसे होते हैं, डायामैग्नेटिक, बाकी सारे के सारे कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक। चला आगे, अरे चला, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। नेक्स्ट हेडिंग इज स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। हेडिंग लगाओ, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ट्राइवलेंट लैंथेनॉइड्स। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट
of trivalent lanthanoids. स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ट्राइवलेंट लेंथेनॉइड्स। यहां पर थोड़ी सी आपकी हेल्प चाहिए होगी, और आपकी हेल्प क्या चाहिए वो सुनना। सर ट्राइवलेंट लेंथेनॉइड में फर्स्ट एग्जांपल है कौन? सीरियम प्लस 3। सर आपके पास सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन है, सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है कितना? तो अपन कहते हैं 4f2 5d0 6h2। क्या यही था क्या? लिखा रखा है ना सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन, पूरे डी ब्लॉक एफ ब्लॉक कॉन्फ़िगरेशन। तो यार एक बात करो ना, देख ले वहां पे अगर याद नहीं है तो, या फिर ये बोल दो कि मैंने जो बोला वो सही है। 4f2 5d0 6s2, हाँ या ना? यही है। तो एक बात बताओ कि प्लस 3 बनाओगे तो सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा? एस वाला। दोनों चले गए। अब एक एफ से चला गया तो क्या सीरियम जो है वो 4f1 हो जाएगा क्या? चलो दूसरी बात करते हैं सीरियम, उसके बाद ले लेते हैं सीने पर नदियां। चलो इतनी ही बात कर लेते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या ये जो है वो 4f2 हो जाएगा क्या? और ये जो है वो 4f3 हो जाएगा क्या? देख सकते हो। अरे यस और नो? चलो अब सुनो, सीने पर नदियां, आगे देखो प्रेम की समाई। ये लो। अब बात करते हैं यूरोपियम प्लस 3 की। बोलो भाई इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? ऊपर वाले क्या भेजे हैं ये? हाँ भाई 4f6। अरे उसमें देख के बोलना है, इतना भी नहीं कर सकते क्या? मेरे को तो लिखना, मैं तो लिख दूंगा यार, इससे क्या होता है। ये लो सर हो गया। इसके बाद आता है सीने पर नदियां प्रेम की समाई ही यूं ही गदगद तब। हाँ भाई बोलो क्या ये 4f7 आएगा क्या? सर क्या ये 4f8 आएगा क्या? आएगा। अपन कह रहे हैं कि सर यूं ही गदगद तब दिल हुआ अरे तुम। ये लो जी सर, ये ब्लू को ले आते हैं। ये भी +3 और +3। क्या ये 4f13 आएगा क्या? और क्या बेटा ये 4f14 आएगा क्या? चेक कर सकते हो, हाँ या ना? ऐसा ही केस आ रहा है क्या सब जगह? सर अपन क्या कह रहे हैं कि ट्राइवलेंट लेंथेनॉइड जो है उनका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चलता है 4f1 से और खत्म कहां पर होता है? 4f14 पे। इतना क्लियर है सबको? अगर इतना क्लियर है तो अपन ऐसा कह सकते हैं क्या कि फ्रॉम सीरियम टू गैडोलिनियम GD+3 तक जाओगे तो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि एफ सबसेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने? 7। तो हर बार एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हर बार क्या करेगा? इंक्रीज। अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा तो आपके म्यू का वैल्यू भी क्या करेगा? इंक्रीज। देन आफ्टर फ्रॉम टर्बियम टू ल्यूटीशियम क्या हो रहा है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? डिक्रीज। क्यों? ड्यू टू पेयरिंग। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगा तो आप लोग क्या बोल दोगे? म्यू का वैल्यू भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अब सुनो सर, अगर मैं कह दूं कि सर ट्राइवलेंट लेंथेनॉइड्स में मैक्सिमम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा? मैक्सिमम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इन ट्राइवलेंट लेंथेनॉइड्स कौन है भाई? तो अपन क्या बोलेंगे? GD+3। और GD+3 में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 7। बात पल्ले पड़ गई। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा हुआ है आपके नीट के एग्जाम में एक बार। अब सुनो अगली कहानी। अपन बात करते हैं किसकी? अगले पॉइंट की। मैक्सिमम मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। ध्यान सुन लेना क्या बोल रहा हूं। मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट कहां पे? तो अपन कह रहे हैं कि सर अमंग लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड में मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट लिखा है सर, इस बार स्पिन नहीं लिखा है। इसमें स्पिन प्लस एंगुलर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और वो मैक्सिमम किसके लिए होता है? तो अपन कहते हैं कि वो होता है नियोडियम के लिए। और नियोडियम के लिए स्पिन और एंगुलर दोनों को मिला देते हैं तो लेंथेनॉइड में मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट आपको ये देता है। वैसे इसके बारे में वो आपसे ज्यादा बात करेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? नोट करें, आगे बढ़ते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 60। बनाओ बेटा फटाफट बनाओ। ये है आपके ट्राइवलेंट लेंथेनॉइड्स की कहानी। बहुत ही सिंपल है और आराम से आप कर सकते हैं।
चले, याद रखना ट्राइवलेंट लेंथेनॉइड पर क्वेश्चन आ चुका है। लेंथेनॉइड में जीडी का कॉन्फ़िगरेशन वो पूछ चुका है, इसलिए इसको ढंग से प्रिपेयर कर लेना बेटा, समझना ही है बस इसको। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन पल्ले पड़ गए हो तो सारी चीजें आपके लिए बहुत इजी हो जाती है। अभी चले आगे। चलो सर, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को खत्म करते हैं और एक छोटे से क्वेश्चन के साथ चला। लिखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन इज मैक्सिमम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट is present in maximum spin magnetic moment is present in options are GD plus 3, TB plus 4, question is maximum spin magnetic moment is present in options are GD plus 3, second option is EU plus 2, third is TB plus 4 and fourth is same for all। फोर्थ आएगा क्या? चलो सर, अगर किसी को पल्ले नहीं पड़ा हो तो वो यहां देख सकता है। GD प्लस 3 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेड कितने हैं? 7। EU प्लस 3 में 6 है, तो EU प्लस 2 में कितना हो जाएगा? 7। सर TB प्लस 3 में 8 है, तो TB प्लस 2 में कितना हो जाएगा? सॉरी, प्लस 4 में कितना हो जाएगा? 7। तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर इस बेसिस पे अगर बात करूं तो तीनों ही केस में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7। सो दैट आंसर विल बी 4। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है। इसी के साथ आपका जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, वो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग बोल सकते हैं, अदरवाइज अपन आगे बढ़ते हैं। चला, चलो तो फिर नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हेडिंग लगा दीजिएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे आप लोग क्या बोलते हो बेटा? जेड इफेक्टिव। हाँ भाई, क्या कोई बताएगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मीनिंग क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टार्ट हो गए, जितना बेसिक मेरे को चाहिए था उतना मैंने आपको बता दिया है, इतने में काम निकल जाएगा। कुछ और पॉइंट वो लास्ट में बताएंगे, है ना? हाँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रॉन, कौन बोला? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो नेट फोर्स फील करते हैं उसे बोला जा रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चलो सर बात करते हैं, देखना। अपन कह रहे हैं कि सर आपके पास क्या है? ये आपका न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के पास यहां पर आपके पास क्या है? तो हमने कहा कि सर ये है आपके शेल। अब सुनना, मैं इसको बोल देता हूं ये कौन सा सेल है? आउटर मोस्ट शेल है, तो आपने इसको बोल दिया nth सेल। क्लियर है? इसको आप क्या बोलोगे? दिस वन n-1, तो ये क्या हो जाएगा? n-2, और ये क्या हो जाएगा? n-3। ये आपके शेल है। मैंने कहा कि सर यहां पर इस आउटर शेल में कोई एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस है, ये क्या करेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगा। सर जब ये न्यूक्लियस इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की डायरेक्शन में खींचा चला आएगा। अरे हाँ या ना? और जब ये इसकी तरफ खींचा चला आएगा तो ये इसके क्लोज आता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि ये न्यूक्लियस में डिप हो जाएगा। नहीं? क्यों भाई? अंदर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन है। चलो, ये इससे कलर चेंज होता है क्या? वाओ, गुलाबी। आई हेट गुलाबी। चलो, देखो सर, ये कह रहे हैं कि सर यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है,
यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिपेल करेगा। चलो मान लिया कि इस इलेक्ट्रॉन ने इसको रिपेल किया तो ये इसके पास नहीं आ पाएगा, मतलब इसको ये दूर रखेगा, यही कहना चाह रहे हैं। चलो मान लिया यहां पर भी कोई इलेक्ट्रॉन है और वो भी क्या कर रहा है बेटा, इसको रिपेल कर रहा है, आपके हिसाब से मैं बात को मानते चलता हूं। और यहां भी कोई इलेक्ट्रॉन है जो इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, और क्या होता जाएगा, उसको दूर रखेगा। मतलब न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन लगा रखा, लेकिन अंदर वाले जो है उसको धक्का देते हैं कि भाई तू बाहर जा, पहले हम है ना, ऐसा ही केस है। चलो कोई बात नहीं। ये जो इलेक्ट्रॉन है कौन से, ये जो इनर शेल जो एकदम से क्लोजेस्ट है उसकी कहानी है। अगर अपन यहां पर बात करते हैं, आप क्या बोलोगे कि क्या इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा क्या? अगर इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो क्या ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको बाहर वाले धक्के नहीं दे देगा कि तू जा इसके पास? अरे हाँ या ना भाई, इधर से बता देता हूं। ये बोल रहे हैं कि भैया तू इसके पास जा, तू इसमें कर समा जा। अरे हाँ या ना? तो फिर इसको कौन बचा रहा है? ये दोनों क्या होंगे, धीरे 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 इसमें चले जाएंगे, फिर ये वाले चले जाएंगे, फिर ये वाले चले जाएंगे, और फिर नंबर आएगा आउटर मोस्ट का, और एक दिन ये भी चला जाएगा। नहीं नहीं जाता, क्यों भाई है? अरे क्या ये अंदर वाले जो है, इन्होंने तो चलो इस बाहर वाले को बचा लिया, अब अंदर वालों को कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? ऊपर वाला। अरे भाई इस बाहर वाले को तो अंदर वालों ने बचा लिया, तो अंदर वालों को कौन बचाएगा बे? मतलब ये ऐसा होगा कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को बोलेंगे भाई बाप हमें छोड़ दो, है ना, हमसे गलती हो गई, हम दोबारा नहीं करेंगे, ऐसा बोला, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, ऐसा बोलेंगे क्या ये? चलो एक बात देखते हैं, ध्यान से सुनना यार। एक बात बताओ कि ये है अपना न्यूक्लियस, और ये यहां पर क्या है, सूगला सा हो गया, ये न्यूक्लियस है, हाँ बेटा अपना ही है। ये इलेक्ट्रॉन है, क्या इस इलेक्ट्रॉन का मास m होता है क्या? ये v वेलोसिटी से यहां पर क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाएगा। तो अपन क्या बोलेंगे कि इस पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कितना होता है, mv²/r। और न्यूक्लियस जो है वो इस पर जो फोर्स लगाता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट वाज इक्वल टू kq1q2/r²। याद आ गया क्या? सर ये दोनों क्या हो जाते हैं, आपके बैलेंस हो जाते हैं, तो मामला क्या हो जाता है, यहीं पर चलता रहता है। बात समझ में आ गई क्या? तो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्शन दे रहा है कौन, mv²/r, हाँ या ना? अरे यस और नो? तो अपन कहते हैं कि जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां पर लगता है, इसके ऑपोजिट सेम फोर्स, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स क्या होता है, यहां पर अप्लाई होता है, तब जाकर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अपनी हालत पर टिका रहता है। तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर ध्यान से सुन, ये आउटर शेल इलेक्ट्रॉन है, इस आउटर शेल इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस ने क्या लगाया, अट्रैक्शन। अब बताओ न्यूक्लियस कितना फोर्स अप्लाई करेगा? ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला कि आउटर शेल इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस लगा रहा है फोर्स, और वो फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाँ या ना? अरे यस और नो? अब अपन बोलेंगे कि ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, जितनी इसकी खुद की कैपेसिटी है, खुद की पावर है। और खुद की पावर क्या है, पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन, हाँ या ना? ये अपने प्रोटॉन के इक्वल फोर्स क्या करेगा, इस पर अप्लाई करेगा। तो अपन क्या बोलेंगे, प्रोटॉन का नंबर क्या, Z होता है क्या? और Z को अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। बोलो ये बात पल्ले पड़ गई क्या? तो जितना न्यूक्लियर चार्ज ये इस पर अप्लाई करेगा, या न्यूक्लियर फोर्स इस पर अप्लाई करेगा, क्या उतना ये फील करेगा क्या? अरे हाँ या ना? अपने हिसाब से तो करना चाहिए, लेकिन जैसे ही ये इस पर फील करेगा तो इधर वाले क्या कर देंगे, उसको धक्का दे देंगे। अरे हाँ या ना? मान लो यार ये बच्चा है, इसको वो उधर वाला बच्चा क्या करता है, इसका हाथ पकड़ के खींचता है। बात समझ में आ गई? वो कितने फोर्स से, कितनी पावर से खींचेगा, जितनी उसकी कैपेसिटी है, हाँ या ना? अब ये जितनी कैपेसिटी से खींचेगा, बीच में ये बैठा है, अब ये क्या करेगा, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसको धक्का देगा। तो भैया इस पर, ये बंदा इस पर जितना फोर्स लगा रहा है उतना ये एक्सपीरियंस करेगा क्या? नहीं सर, जितना कितना एक्सपीरियंस करेगा, जितना इसने क्या कर दिया, कम कर दिया, हाँ या ना? ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें फोड़ते हैं,
बोलो ना, बोलो हम तो ऐसे है कि अगर घर वाले हाथ भी लगा दे तो फोन कर देते हैं पुलिस में, मेरा बापू मारा, ले जाओ इसको। ऐसा है क्या? रिकॉर्डिंग हो रही है, घर भेज दूंगा सबके। हाँ, तो अपन कह रहे हैं कि ध्यान से सुनना भैया, बापू जब हमको पीटते हैं, आपको पीटते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? तो अपन क्या कहते हैं कि सर हमें कोई ना कोई बचाने के लिए आता है। आपका भाई बहन, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, ताऊ, पड़ोसी, पड़ोसी तो नहीं आता। तो अपन क्या कहते हैं कि इतने लोग हमें बचाने आते हैं, तो जितने मन से बापू फोड़ना चाहते हैं, क्या उतने मन से फोड़ पाते हैं क्या? नहीं सर। हाँ, यस सर, सही में बहुत दुख भरी दास्तान है तुम्हारी। चलो, तो अपन क्या कहते हैं कि हमें कोई ना कोई क्या कर लेता है, प्रोटेक्ट कर लेता है, बचा लेता है। तो अपन कहते हैं कि हम पर जितना फोर्स लगना था उतना नहीं लगता, कुछ अमाउंट में डिक्रीज हो जाता है। और कितना डिक्रीज होता है? तो अपन कहते हैं कि वो सिग्मा के इक्वल, सिग्मा एक कांस्टेंट है, इसके इक्वल क्या हो गया, डिक्रीज। तो अपन क्या करेंगे कि अपना आउटर इलेक्ट्रॉन कितना फील करेगा, तो अपन कहेंगे कि सर जेड माइनस सिग्मा। तो अपन क्या करेंगे, नेट फोर्स जो एक्सपीरियंस होगा किसको, लास्ट इलेक्ट्रॉन को, वो कितना हो जाता है? तो अपन कहते हैं कि जेड माइनस सिग्मा, और इसी को हम लोग नाम क्या देते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बात पल्ले पड़ गई? ये न्यूक्लियर चार्ज के इक्वल फोर्स लगा, इतना डिक्रीज कर दिया किसने, इनर सेल इलेक्ट्रॉन ने, तो इसने टोटल कितना एक्सपीरियंस करा, इतना। इसको क्या बोल देते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये जो सिग्मा होता है, इस सिग्मा को हम लोग नेम देते हैं बेटा क्या, सिल्डिंग कांस्टेंट। क्या बोल देते हैं, सिल्डिंग कांस्टेंट। आपने वर्ड सुना होगा शील्ड, शील्ड वर्ड सुना है क्या? शील्ड का मतलब क्या होता है? हाँ, ढाल। आपने बाहुबली देखी होगी, जो जितने भी मतलब पेड मूवीज आते हैं उनमें आपने देखा होगा कि दो राजा होते हैं, उनकी सेना होती है और दोनों आपस में लड़ाई करते हैं। तो लड़ाई किससे करते हैं, तीर भाले तलवार वही होते हैं। अबे वो AK-47 या वो तो लेके बैठते हैं वहां पे, भाई आया और पट से हेडशॉट मार दिया, क्या होता है, कुछ नहीं भैया, तलवार है और एक हाथ में शील्ड है, प्रोटेक्शन है, ढाल है। अब मान लो कि कोई मेरे जैसा दुर्बल सा राजा है, ठीक है, और दूसरा क्या है, कोई बाहुबली जैसा है, दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, अपन तो दो बार ऐसे करेंगे, अपनी तलवार तो गई। अब वो सामने वाला जब मारेगा तो मैं क्या करूंगा, ऐसे बैठूंगा कि नहीं बैठूंगा? अरे हाँ या ना, ढाल को आगे कर देंगे। अब वो फोड़ेगा तो अपन क्या करेंगे भैया, जितना वो फोर्स लगाएगा वो फोर्स किस पर अप्लाई होगा, उस शील्ड पर अप्लाई होगा। तो उसकी तलवार का जो, उसकी सोड का जो फोर्स लगेगा वो कहां पर लग रहा है, शील्ड पर। तो जितने फोर्स से उसने तलवार मारी है, क्या वो इतना फोर्स मैं फील करूंगा क्या? नहीं सर। जितने फोर्स है वो मारा, उस हिसाब से तो अपने दो टुकड़े हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी भी अपन जिंदा खड़े हैं, मतलब किसने बचाया है, शील्ड ने। बात समझ में आ गई? तो शील्ड का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्ट करने वाला, बचाने वाला। तो अपन क्या कह रहे हैं कि शील्डिंग कांस्टेंट का मतलब ही क्या है, यही है कि जो जितने स्ट्रेंथ से या जिस कैपेसिटी से हमें प्रोटेक्शन मिलती है, वो प्रोटेक्शन कौन है, सिग्मा। बात पल्ले पड़ गई सबको? अब सुनो सर, यहां पर हमें प्रोटेक्शन देने के लिए कौन है, ये इनर शेल। कौन है, इनर शेल। अब इस इनर शेल की कहानी को चेक करते हैं, सुनना। आपके पास मैं बात करता हूं शिल्डिंग पावर की, सुन लेना। अपन बात करते हैं बेटा किसकी, शिल्डिंग पावर की। आपके पास फर्स्ट सबशेल है कौन सा, S, P, D और F। एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल, एफ सबसेल। अब सुनना, एक बात बताओ कि न्यूक्लियस के सबसे क्लोज कौन होता है, एस सबसेल। और सबसे डिस्टेंस पे फार फ्रॉम न्यूक्लियस कौन है, एफ है कि नहीं है? अब बोलो, एस का शेप होता है कैसा, स्फेरिकल। पी का होता है डंबेल, डी का होता है डबल डंबेल, और एफ का होता है कॉम्प्लेक्स या ट्रिपल डंबेल, या मैं कह दूं कि डिफ्यूज्ड। क्लियर है? अब सुनना, स्फेरिकल शेप न्यूक्लियस है यहां पर सेंटर पर, इसके अराउंड स्फेरिकल शेप में कौन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन। क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन। भैया स्फेरिकल शेप में ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इन द सेंस वहां पर इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रेजेंट है, इन स्फीयर। और स्फीयर में भी क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अपन क्या कहते हैं कि क्या आपका एस सबसेल या एस ऑर्बिटल जो है वो आउटर इलेक्ट्रॉन को 360 डिग्री में प्रोटेक्शन देगा क्या? अरे हाँ या ना? पबजी खेला है क्या? हाँ, अरे खेला है बेटा, ये एक गेम था जो वंस अपॉन ए टाइम, हाँ सुना है नाम, नाम सुना है ना, बस बहुत है बेटा। पबजी, सब्जी नहीं, पबजी है ना। हाँ, बोले नाम सुना है सब्जी, है ना, वो नहीं बेटा, पबजी।
अब सुनो यार, ध्यान से सुनना, अगर आप लोग समझ पाओ। मान लो मैं हूं एक बहुत पैसे वाला आदमी, मान लो यार, है मतलब टाटा अंबानी बिरला जैसा, ठीक है, बहुत पैसे हैं। अब मेरे को क्या है कि भैया मतलब दुश्मन बहुत ज्यादा हो रखे हैं, कोई भी टपका सकता है, ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बॉडीगार्ड रखने पड़ेंगे, है ना। हाँ, तो अपने को क्या चाहिए भैया, तो अपन क्या बोलेंगे, बॉडीगार्ड रखें। अब सुन लो, आपने देखा होगा कि सर जो मतलब जितने भी मेरे जैसे बड़े लोग होते हैं, तो तो विश्वास नहीं है क्या भाई, बहुत बड़ा आदमी हूं मैं, बहुत पैसे हैं मेरे पास, मानते हो क्या तुम इस बात को, है। मैं तो गरीब आदमी हूं। हाँ, अब सुनो, हाँ, अरे पार्टी का क्या है, पार्टी दे देंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है पार्टी। छोटी सी बात, छोटे लोग छोटी बातें, बड़ी बातें किया करो। अब सुनो, बड़ी पार्टी, हाँ बिल्कुल पार्टी करेंगे अपन। अब सुनो, अब ध्यान से सुनना, अपन क्या कर रहे हैं कि सर एस सबशेल जो है वो क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड स्फेरिकल शेप में है। अब भैया ये न्यूक्लियस किधर से भी फोर्स लगाए, ये बीच में टांग लगाएगा कि नहीं लगाएगा। अब है मूर्खों, यो है न्यूक्लियस और ये स्फेरिकल शेप में। अब ये चाहे इधर से फोर्स लगाए या इधर से, जिधर से भी फोर्स लगाएगा, जिधर से भी फोर्स लगाएगा, ये बीच में पंगा अड़ाएगा कि नहीं अड़ाएगा, अड़ाएगा ना। मतलब आपका न्यूक्लियस जो है वो जिधर से भी फोर्स लगाएगा इस आउटर इलेक्ट्रॉन पर, एस सबसेल 360 में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, हाँ या ना। पहला केस क्लियर है। दूसरा आ जाओ, पी सबसेल, पी सबसेल का शेप होता है डंबल, ई का शेप होता है डबल डंबल, तो अब सुन लो ये रहा। और एफ का होता है डिफ्यूज ट्रिपल डंबल, यानी कि ये दो है, एक और जोड़ दो ऐसा ही, तो क्या बन जाता है, एफ बन जाता है। अब सुनना, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन है और दो लोब है, बात पल्ले पड़ रही है, यस और नो, एंड टू इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर टू इलेक्ट्रॉन और फोर लोब, टू इलेक्ट्रॉन टू लोब, ध्यान से सुनना, यहां पर टू इलेक्ट्रॉन और फोर लोब। एफ के केस में इलेक्ट्रॉन दो ही है लेकिन लोब कितने हैं, 6। ध्यान से सुनना, दो इलेक्ट्रॉन को दो लोब में घूमना है, दो इलेक्ट्रॉन को 4 लोब में घूमना है, दो इलेक्ट्रॉन को 6 लोब में घूमना है। अब ये बताओ कि सर इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम डेंसिटी कौन से केस में मिलेगा, इस वाले में, हाँ या ना। अगर अब भी समझ में नहीं आया हो तो मान लो कि आप हो, आपको क्या करना है, सीकर आए हो, आपको पढ़ाई करनी है, ये आपका फंडामेंटल है, आपको करना है सर, ये है ही है, ठीक है। लेकिन तुम क्या करते हो, सीकर आने के बाद तुम्हें हवा लग जाती है, क्योंकि पीपाली रोड की हवा एक बहुत ही विशेष प्रकार की हवा है। तो ये जब आपको लगती है तो आप क्या करते हो, पीपराली का भ्रमण शुरू कर देते हो। अरे पीपराली रोड का भ्रमण शुरू कर देते हो, सुबह शाम दोपहर, जब तुम्हें टाइम मिलता है कि इतने बजे चलना है, क्योंकि वो इतने बजे आते हैं, तो अपन वहां से घूमते रहते हैं, आप घूमते रहते हो। उसके बाद क्या होता है, तुम्हें मतलब थड़ियों पे बैठ के दोस्तों के साथ, थड़ी का मतलब बेटा जो चाय की दुकान होती है, थड़ियों पर बैठकर दोस्तों के साथ गप्पे लगा। अच्छा तुम्हें पता है क्या, कॉन्सेप्ट तो सारे क्लियर हो रखे हैं तुम्हारे भी, है ना। तो क्या करते हैं, वहां पर बैठ के गप्पे लगाते हैं, फिर चलते हैं कि बोलो यार चलो कहीं पे बाहर चलते हैं, खाना खाने चलते हैं, कभी रेलवे स्टेशन घूमने चले गए, कभी बजाज रोड चले गए, कभी कल्याण सर्कल और आगे तक चले गए, इतने नाम आते हैं मेरे को, है ना। तो इतने वहां तक तुम चले गए। अब उसके बाद क्या होता है कि तुम थोड़ी देर दिन में व्हाट्सएप फेसबुक चलाते रहते हो, इंस्टा चलाते रहते हो, कभी यूट्यूब पे कुछ देखते रहते हो, रात भर फोन पे सॉरी हाँ लगे रहते हो। तो ये सारे काम तुम करते रहते हो। अब सुनो, तुम्हारा मेजर काम क्या था, पढ़ाई करना। इसके साथ साथ तुम लोगों ने दूसरे काम भी क्या कर दिए, स्टार्ट कर दिए। तो पढ़ाई करने का जो मेन काम था वो क्या हो जाएगा, अब डिक्रीज। उसकी एफिशिएंसी, उसकी जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सेम चीज है, इलेक्ट्रॉन पहले 2 जगह भटक रहा था, अब 4 जगह भटक रहा है, और अब आपकी तरह 6 जगह भटक रहा है। तो इसका काम जो है वो काम क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी के साथ डिक्रीज करेगा। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर सबसे ज्यादा मोर एफिशिएंटली काम कौन करेगा, एस, उसके बाद पी, उसके बाद डी और उसके बाद एफ। तो अपन क्या बोलते हैं कि इनकी दूसरों को प्रोटेक्ट करने की जो पावर है, उस पावर का ऑर्डर क्या होता है, ये वाला। तो अपन क्या बोलेंगे कि डी जो होता है, इस डी की प्रोटेक्शन पावर जो है वो कैसी होती है, पुअर, ठीक है। एफ प्रोटेक्शन पावर जो है वो कैसी होती है, तो अपन क्या बोलते हैं, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का रीजन,
नेग्लिजिबल होने का रीजन आप लोग क्या दोगे, तो अपन क्या बोल देंगे कि सर ड्यू टू डिफ्यूज। You are currently the only person in this conference. हो गया? हाँ भाई, लिख दिया। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। हेडिंग लगाइएगा शिल्डिंग इफेक्ट। हेडिंग लगा दो शिल्डिंग इफेक्ट, फटाफट हेडिंग लगाओ सर। शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है लिखिएगा। शिल्डिंग इफेक्ट लिखिएगा। लिखा द डिक्रीज शिल्डिंग इफेक्ट, और इसमें लिखिएगा, लिखो द डिक्रीज इन न्यूक्लियर फोर्स। द डिक्रीज इन न्यूक्लियर फोर्स is due to inertial electron, is due to inertial electron is known as shielding effect, is known as shielding effect, known as shielding effect। हाँ भाई, नेक्स्ट हेडिंग लगा दो। हेडिंग क्या मतलब लिख दो shielding पावर, और फटाफट ऑर्डर बना लो बेटा। ये जो ऑर्डर हमने यहां पर बनाया है, तो बच्चों ये ऑर्डर डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, बहुत सिंपल चीज है और आपसे पूछ लिया जाता है। नो स्क्रीन, नो स्क्रीन सर, नो स्क्रीन। ओ हो, अपन ही कर देते, इतना तो आता है। शेयर वेबकैम, यार ये तो नहीं होता इसका। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अबे यार ये भी एक, हाँ अभी लिख दिया क्या? अरे स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा यार उसपे। अभी हो गया इतना? हाँ बच्चों 2 मिनट रुको, हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। चलेंगे आगे। अब देखो ध्यान से सुनना, जेड इफेक्टिव क्या होता है उसकी बात हमने कर ली।
शिल्डिंग कांस्टेंट क्या, मतलब शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, बात हो गई, और शिल्डिंग पावर क्या होती है, बात हो गई। अब ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना। अपन कह रहे हैं कि सर जो जेड इफेक्टिव और सिग्मा है यानी कि शिल्डिंग कांस्टेंट है, उन दोनों की बात करते हैं। मैं आपसे ये कह दूं कि क्या एटॉमिक नंबर जो अपना है, क्या आपको पहले से ही पता होता है क्या? अरे यस और नो? यस, सबका एटॉमिक नंबर हमें पता होता है। बचा कौन बेटा? सिग्मा। अगर मेरे को कहीं से सिग्मा का पता चल जाए तो जेड इफेक्टिव का आइडिया लगा सकता हूं क्या? लगा सकते हैं। तो अपन यार क्या करने वाले हैं, अब बात करेंगे किसकी? सिग्मा की। सिग्मा You are currently the only person in this conference. हो तो उसमें भी स्लेटर आता है, वीबीटी में भी स्लेटर आता है। तो जो स्लेटर है उस स्लेटर की हम बात करने वाले हैं। अब सुन लो, स्लेटर रूल यानी कि सर आपके सिग्मा की कैलकुलेशन में आपको दो पार्ट याद रखने हैं। पहला पार्ट जो है वो क्या है कि आपको कोई भी एलिमेंट मिलता है, उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अपने को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। क्या बोला? ध्यान से सुनना कि सर जो भी एलिमेंट आपको प्रोवाइडेड होगा, जो भी गिवन एलिमेंट है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। क्या आपको सारे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले ही बताए जा चुके हैं क्या? अरे यस और नो? यस। दूसरा, उसमें आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एस पी में जा रहा है या फिर डी और एफ में जा रहा है। क्या बोला? या तो वो एस और पी में जाएगा या फिर बेटा किस में जाएगा? डी और एफ में। इस बेस पे स्लेटर ने दो पेयर बना, एक एसपी का और दूसरा डीएफ का। तो इस बेस पे स्लेटर ने दो डिफरेंट रूल हमें प्रोवाइड करे हैं मैथमेटिकल वैल्यू के। इनका प्रैक्टिकल वैल्यू अलग होता है, मैथमेटिकल वैल्यू थोड़ा सा अलग होता है। तो ध्यान से सुनना, स्लेटर का जो रूल नंबर 1 है वो रूल नंबर 1 मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सुनना, बहुत ही प्यारा सा। हम लोग यहां पर एक छोटी सी बात करते हैं। आप लोगों ने जो एग्जांपल लिया हुआ उसी एग्जांपल को मैं यहां पर ले लेता हूं। देखना, ये न्यूक्लियस है और ये आपके पास क्या है? कुछ शेल है। इस सेल में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसको मैं बोल दूं ये nth सेल है। तो ये कितना हो जाएगा? n-1, n-2, n-3। इस इलेक्ट्रॉन पर मेरे को न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना है। यहां पर एक और सेल है, वो इसके बाद है, तो इसको क्या बोल सकते हैं? n+1। यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है, क्या ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से प्रोटेक्शन देगा क्या? नहीं देगा। अरे मान लो कि तुम हो और तुम्हें तुम्हारे पड़ोसी क्या कभी बचाने आते हैं क्या? नहीं आते। आते हैं? क्या बात, एक्सेप्शन हो? ये तो गलत बात है भैया, आप एक्सेप्शन हो, बाकी सारे इंसान हैं, आप क्या हो? हाँ, चलो सुनो। हाँ, अबे जब मास्टर खुद बकेत हो ना तो उसके सामने बकेती नहीं करनी चाहिए। हाँ, अब सुनो, बस तो रुक जा बे, मतलब अवार्ड लेके मानेगा क्या? रुक जा यार। ठीक है, अब सुनो, ध्यान से सुनना। अपन क्या कह रहे हैं? अरे सुनो, ध्यान से सुनो। अपन क्या कह रहे हैं कि सर मान लो इस इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं तो ये क्या है? के रेस्पेक्ट में आउटर है, मतलब ये पड़ोसी है। क्या ये इसको बचाएगा? नो सर, नेवर। आपके पड़ोसी आपको कभी भी प्रोटेक्शन नहीं देते और वो आपके जो पुराने पास्ट में जो कांड किए हुए होते हैं वो और खोल देते हैं कि ये उसके साथ वहां घूम रहा था, वहां बैठा था। अरे हाँ या ना? ये उन लोगों के साथ रहता है जो क्या करते हैं? ऐसे ऐसे काम करते हैं, है ना? तो उनकी बात है बेटा। तो अपन क्या कहते हैं कि यहां पर पहला जो पॉइंट है वो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि सर ध्यान से देख लेना। अपन कह रहे हैं कि सर वैल्यू ऑफ सिग्मा फॉर n+1 शेल इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनना, कितना होगा बेटा? तो अपन क्या बोलेंगे? प्रोटेक्शन के नाम पे 0। अगर कोई मेरा बस चलता तो मैं तो नेगेटिव में भी डाल देता उनको, है ना? तो ये कहानी किसकी होती है? आपके पड़ोसियों की, यानी कि n+1 शेल की। अब सुनो, हमने एक बात बोली थी कि स्लेटर ने जो अपना रूल दिया था वो दो पॉइंट पे था कि आउटर इलेक्ट्रॉन या तो एस और पी में है या आउटर इलेक्ट्रॉन कहां पर है? डी और एफ में। तो अब सुनना, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 में ये चीज हमेशा क्या रहेगी? कॉमन। इसको कोई चेंज करने वाला नहीं है। तो पहला हम यहां पर डिस्कशन में ले आते हैं, कौन सा? तो आपने कहा कि सर कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा फॉर, ध्यान से देखना, एनएस और एनपी शेल इलेक्ट्रॉन। यहां पर जो लिखा गया है वो क्या है? तो हमने कहा कि सर यहां पर लिखा गया है एनएस और एनपी, साथ में जो वर्ड लिखा है वो इंपॉर्टेंट है। कौन है? शेल। शेल वर्ड ध्यान में रखना, आगे चल के काम आएगा। दूसरे पॉइंट की बेटा मैं बात करता हूं, पॉइंट नंबर 2। हम लोग क्या बोलेंगे कि सर वैल्यू ऑफ सिग्मा,
वैल्यू ऑफ सिग्मा फॉर एनएस और एनपी शेल इलेक्ट्रॉन। ये जो सेम केस में है, मान लो तुम हो, तुमने कुछ कांड कर रखा है, तुम्हारे बापू तुम्हें फोड़ने वाले हैं, तुम्हारी उम्र के भाई बहन तुम्हें कितना प्रोटेक्ट कर पाएंगे रे? वो खुद अपनी जान बचाएंगे क्योंकि पता नहीं बापू को गुस्सा आया हुआ है, पुराने वाली बात के लिए अपनी ठुकाई ना हो जाए। वो खुद बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब बापू फोड़ रहे होते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो आके बोलते हैं कि पापा छोड़ दो, ये तो गंदगी है, आप अपने हाथ क्यों खराब कर रहे हो, है कि नहीं है? तो अपन क्या बोलते हैं कि ऐसे केस में वो हमें थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि पास्ट में हमने उन पर बहुत एहसान किए होते हैं। तो वो कितना करते हैं? अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी का ओनली 35% जो प्रोटेक्शन है वो हमें क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? ओनली 35%। चलो नंबर 3 पर बात करते हैं। अपन बोलेंगे कि सर वैल्यू ऑफ सिग्मा फॉर कितना, तो अपन क्या बोलेंगे? n-1 शेल इलेक्ट्रॉन, यानी कि n-1 शेल इलेक्ट्रॉन जो है, n-1 का मतलब कौन सा हो गया? तो अपन ने कि ये n है, तो इस शेल कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो आपको कितना प्रोटेक्शन देगा उसकी बात हम यहां पर कर लेते हैं। तो सुन लो, इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके घर पे आपके जो अंकल आंटी या कोई भी है, दादा दादी जो भी है, वो आपको कितनी प्रोटेक्शन देते हैं। तो आपको पता ही है कि सर अंकल के कुछ राज हमारे पास दफन होते हैं, वो कभी भी निकल सकते हैं, तो वो हमें प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं कि अगर ये ठुका तो अपने राज बाहर आ सकते हैं। तो वहां पर हमें प्रोटेक्शन मिलने के चांसेस होते हैं, लेकिन वो भी 100% प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। वो कितना प्रोटेक्ट करते हैं? अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी का 85% प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करते हैं। लास्ट फाइनल और सबसे खतरनाक काम, वैल्यू ऑफ सिग्मा किसका बेटा? n-2 और n-3 शेल। n-2 और n-3 शेल है, मतलब न्यूक्लियस के एकदम क्लोज। अरे बापू के एकदम क्लोज कौन है? मम्मी। तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मम्मी। अबे तो वही होगी, एक्सेप्ट कुछ केसेस। तो अपन क्या करें कि ये बात है। अब सुनो, अपन क्या करें कि सर सबसे ज्यादा आपको प्रोटेक्शन कहां से मिलता है? मम्मी से। मान लो कि सर आपने कुछ कांड किया हुआ है, बापू तुम्हारा वेट कर रहे हो, तुम जैसे ही घर में एंटर होते हो सबसे पहले देखते हो कि मम्मी किधर है। अरे हाँ या ना? तो वहीं से हमें सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है। तो अपन कहते हैं कि वहां पर मम्मी अपना 100% एफिशिएंसी के साथ हमें क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। बोलो बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? अरे हाँ या ना? पक्का क्लियर है? ये कहानी किसकी है? तो अपन कह रहे हैं कि सर ये कहानी इसकी है। अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट पर हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, वो देखना। सेकंड रूल की हम बात करेंगे, देखना रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 जो है वो किसके लिए अप्लाई होगा? पहला हो गया एस एंड पी, तो सेकंड रूल जो है वो लगा देंगे किसके लिए? ध्यान से सुनना। अपन ने बोला कि सर कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा फॉर एनडी और एनएफ इलेक्ट्रॉन। वहां पर मैंने क्या लिखा है? एनएस और एनपी शेल। बेटा यहां पर क्या लिखा है? एनडी और एनएफ इलेक्ट्रॉन। दोनों में बहुत फर्क है, जब यूज करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1, अपन क्या बोलेंगे कि सर वैल्यू ऑफ सिग्मा फॉर n+1 शेल, मैथमेटिकल वैल्यू कितना है? तो अपन क्या बोलेंगे? 0। बाहर वालों का कोई रोल जिंदगी में नहीं होता। नंबर 2, अपन क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ सिग्मा फॉर एनडी और एनएफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुन लो, एनडी और एनएफ में इसमें मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, इसमें मैक्सिमम 14 हो सकते हैं। तो यहां पर एक पर कैलकुलेशन करनी है, बाकी इलेक्ट्रॉन इसको प्रोटेक्ट करेंगे और उनकी प्रोटेक्शन पावर बहुत कम होती है। कितना बेटा? ओनली 35% प्रोटेक्शन पावर आपको मिलती है। अगला जो केस है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो देखना। ऑल इलेक्ट्रॉन्स कहां से? तो अपन बोल रहे हैं कि फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ एनडी एंड एनएफ। वैल्यू ऑफ सिग्मा कितना होगा? तो अपन कहते हैं कि सब के लिए 1, यानी कि 100% प्रोटेक्शन जो है यहां पर आपको मिलने वाली है। 100% प्रोटेक्शन जो है यहां पर आपको मिलने वाली है। क्लियर है सर? ये आपके स्लेटर के 2 रूल होते हैं, दोनों रूल को अप्लाई करेंगे तब जाके आपको चीजें क्लियर एग्जैक्टली हो जाएगी कि यहां पर होने वाला क्या है। तो लिखिएगा सर स्लेटर्स रूल और रूल नंबर 1। स्लेटर्स रूल और रूल नंबर 1। सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बतवा दो। अच्छा बता दो सर, क्या लिखवाया था? अरे ये तो गड़बड़ हो गई।
बेटा जो बीच में रह गया वो शाम को वीडियो अपलोड हो जाएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। असुविधा के लिए खेद है, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ। चलो बनाओ फटाफट। बस लाइव में यही एक छोटा सा पंगा होता है कि अगर कहीं पर एक बार लैगिंग हो गई, मतलब हो ही गई, पूरी क्लास का बैंड बज जाता है। अभी चला। अबे ऑनलाइन वाले बच्चों, आपको शाम तक वीडियो मिल जाएगा बेटा, अपलोड हो जाएगा उस पे, है ना। नहीं मिलेगा, रिकॉर्डिंग में भी डिस्टरबेंस आएगा। नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग में डिस्टरबेंस नहीं आया था, नेट डिस्टर्ब हो गया था, नेट में लैगिंग हो गई थी, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था मामला, थोड़ी देर में सेट हो जाएगा। ओके चला भाई, रिकॉर्डिंग परफेक्ट हुआ है बेटा, इवनिंग तक आपको अपडेट हो जाएगा, टेंशन मत लो। चला नेक्स्ट। लो जी भैया, लपेटो। चला बेटा आगे। चला जल्दी करो यार। चला चलो भाई, अब सुनो। लो सर, आगे की बात करते हैं। अब कुछ कैलकुलेशन वाले पार्ट पर आ जाते हैं, कुछ हल्की फुल्की कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं और आगे की कहानी आपको सुनाते हैं। देखो क्या हुआ, देखो। अब देखो सर, सिंपल सिंपल बातें हैं, स्लेटर रूल को अप्लाई करके जेड इफेक्टिव का कैलकुलेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट, हाँ बिल्कुल बेटा, फर्स्ट पॉइंट जो है वो है मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी। मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी, अब सुनना भाई। मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी मींस जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये जो सिनेरियो है ये कुछ ऐसा है कि बापू घर में गब्बर स्टाइल में बैठे हैं, आप घर में एंटर हो रहे हैं और घर पर कोई नहीं है और आपके सारे पुराने राज खुल चुके हैं। इसके बाद जो होने वाला है वो आप इमेजिन कर सकते हैं कि सर वहां पर मौत का नंगा नाच होगा, ठीक है। आपकी जी भर के ठुकाई होगी और आपको बचाने के लिए कोई नहीं है। सिग्मा का वैल्यू कितना आएगा, 0। बापू पीट पीट के थक जाएंगे तो तुम्हें उठाएंगे, बोलेंगे जा 2 गिलास पानी लेके आ, दूसरा राउंड शुरू करना है, ठीक है। तो ऐसा कहां होने वाला है। तो सिग्मा का वैल्यू कितना है, 0। सिग्मा 0 है तो अपन कहते हैं कि जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। जेड माइनस सिग्मा, सिग्मा बिकम्स 0। तो अपन क्या बोलेंगे कि जेड इफेक्टिव जो है वो किसके इक्वल आएगा, न्यूक्लियर चार्ज के, यानी कि बापू जी भर के ठुकाई करेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। क्लियर है सर आज। चलो आयो पॉइंट नंबर 2 पर चलते हैं। अगला पॉइंट हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं, पॉइंट नंबर 2। देखना सर, यहां पर जो स्पीसी में लेके आने वाला हूं वो कौन है, 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसी। 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसी है। 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसी की हम लोग बात करते हैं, ऐसे स्पीसी जिनमें ओनली 2 ही इलेक्ट्रॉन है। एग्जांपल देख लेना भाई, बहुत बार क्वेश्चन आता है, हीलियम, हीलियम के बाद लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन, एटसेट्रा, बहुत है सर इतने। ये स्पीसी है। अब सुनो, इन स्पीसी का केस क्या है, इनमें ओनली इलेक्ट्रॉन ही 2 है,
दो इलेक्ट्रॉन होने का मतलब एक पर कैलकुलेशन करना है और दूसरा जो है वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। यहां पर स्लेटर का थर्ड रूल अप्लाई होता है जिसकी हम कभी बात ही नहीं करते हैं क्योंकि ज्यादा यूजफुल नहीं होता है। और यहां पर उसके सिग्मा का वैल्यू कितना मिलता है 0.30, नॉट 35, ओनली 0.30। एग्जाम्पल हम यहां पर कंसिडर कर लेते हैं किसका, हीलियम का, और हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2। सर यही है सब कुछ जो है, दो ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन पर प्रोटेक्शन देखना है और दूसरे को एक को प्रोटेक्ट करना है और दूसरे पर जेड इफेक्टिव चेक करना है। तो यहां पर सिग्मा कितना मिलेगा 0.30 और तुम्हारा जेड इफेक्टिव जो आएगा वो कितना आएगा 2 माइनस 0.30, 2 माइनस 0.30, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 1.70। ये कहानी किसकी होती है, टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। लपेटो फटाफट, कम टाइम है, बनाओ फटाफट। ठीक है, टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम को बेटा मैं स्टार कर रहा हूं, याद रखना बहुत काम आने वाला है। टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम बहुत यूजफुल है आपके लिए और बहुत काम आएगा। हो गया? ये कहानी थी आपके जेड इफेक्टिव में सिंगल और टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। अब हम कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे पॉइंट आने वाले हैं, चलेगा? जल्दी करो यार। अरे हो गया। लो जी भैया, नेक्स्ट देखो, यहां पे अब अपन बात करते हैं एग्जांपल लेके। यहां पे फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं किसका, लिथियम का। कैलकुलेशन सिखा देता हूं, सीख लो। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3। सबसे पहले जब भी आपको कैलकुलेशन करनी है बेटा क्या करोगे, कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। ये आपका आ गया कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन आने के बाद आपको ये चेक करना है कि आउटर शेल कौन है, तो अपन ने बोला बेटा सेकंड, इसको क्या बोल दोगे, nth सेल। बेटू ये क्या हो जाएगा, तो अपन क्या बोलेंगे n-1। ये क्या हो जाएगा n-1। अब सुनो, क्या मैं ये कह दूं क्या आउटर शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में गया है, एस सबशेल में गया है, तो स्लेटर का कौन सा रूल फॉलो होगा, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट रूल। स्लेटर का फर्स्ट रूल फॉलो होगा तो हम क्या बोलेंगे कि nth सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, एक ही है। उस इलेक्ट्रॉन पर हमें क्या करना है, फोर्स चेक करना है। तो इस सेल में इसको प्रोटेक्शन देने वाला कोई है क्या, कोई नहीं है। प्रोटेक्शन देने के लिए कौन है, n-1। n-1 सेल का प्रोटेक्शन पावर क्या आप लोगों का 0.85 है क्या, और 0.85 कितने इलेक्ट्रॉन के लिए है, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो अपन क्या बोलेंगे कि सिग्मा कितना आ गया 2 इंटू 0.85, सो दैट सिग्मा विल बी 1.70। बेटा जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा, तो आप क्या बोलोगे जेड माइनस सिग्मा, और सिग्मा का वैल्यू आपको मिल ही चुका है, जेड 3 है और ये 1.70, देन आंसर विल बी 1.30। पहला कैलकुलेशन क्लियर हो गया, सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड कैलकुलेशन पर चलते हैं। सेकंड एग्जांपल हम ले लेते हैं किसका, बेरिलियम का। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4। 4 होता है तो बेटा ये कितना हो जाएगा 1s2 2s2, यही होगा। अब सुनो, आउटर शेल सिलेक्ट कर लो सबसे पहले, ये रहा, और ये क्या हो जाएगा n-1। अब सुनो, आउटर इलेक्ट्रॉन में है एस में, सिलेक्टर का कौन सा रूल जाएगा, फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल जाएगा तो आउटर शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। 2 है तो सर एक पर तो फोर्स चेक करना है, प्रोटेक्ट करने वाला कितना है, एक ही है। एक ही है तो कितना आएगा 1 इंटू 0.35, यही आया। सर बाकी बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन और भी हैं जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, और उनका प्रोटेक्शन पावर कितना है, इतना। तो आप क्या बोलोगे, आपके सिग्मा का वैल्यू कितना है बेटा, इतना। तो आपने क्या बोला 1.70, तो ये हो गया, और 0.35 ये हो गया। टोटल मिलाऊं तो कितना हो गया 2.05। जेड इफेक्टिव जो आएगा वो कितना आएगा, तो आप क्या बोलोगे 4 माइनस 2.05, दैट इज इक्वल टू 1.95। क्लियर है? बोलो आप भी कर सकते हो ऐसा कैलकुलेशन, पक्का? चलो ठीक है, इसको नोट करो, आगे की कहानी, आगे की कैलकुलेशन करते हैं अगले लेक्चर में। आगे की नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं अगले लेक्चर में।
ठीक है सर, तो चलो मिलते हैं कल, आगे की कहानी की बात करते हैं। हाँ भाई, कोई दिक्कत है किसी को, कोई समस्या? नहीं?